सेहत के पहले सेगमेंट में जानेंगे स्टेंट या ऑपरेशन के बाद नसों में दोबारा ब्लॉकेज क्यों हो जाता है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे ओजेम्पिक, विगोवी, मोंजारो जैसी वजन घटाने वाली दवाओं से क्यों हो रही है शरीर में पोषक तत्वों की कमी और इससे बच कैसे सकते हैं। सेहत के आखिरी सेगमेंट में बताएंगे शकरकंद में मिलावट पहचानने का तरीका। ये वीडियो देखिए। ये है दिल की धमनी जो दिल की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसमें जो आप पीली चीज बढ़ते हुए देख रहे हैं वो है ब्लॉकेज। आजकल दिल की धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ब्लॉकेज होना बहुत आम बात हो गई है। खराब खान पान, खराब आदतों और सुस्त लाइफस्टाइल की वजह से दिल की मांसपेशियों तक कम खून पहुंच रहा है। नतीजा दिल की तमाम बीमारियां होने का रिस्क, हार्ट अटैक का रिस्क। डराने वाली बात यह है कि दिल की धमनियों में केवल कोलेस्ट्रॉल के चलते ब्लॉकेज नहीं होता, कैल्शियम भी जमा होता है जिसकी वजह से धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानेंगे सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे धमनियों में कैल्शियम क्यों जमता है, इसे जमने से कैसे रोकें, स्टेंट डलवाने के बाद भी दिल की नसों में दोबारा ब्लॉकेज क्यों हो जाता है और एक्सरसाइज करने वालों के दिल में भी ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं ये भी जानेंगे। सुनिए। दिल की धमनियों में कैल्शियम का जमना एक क्रोनिक डिजीज या क्रोनिक ब्लॉकेजेस के केसेस में देखा जाता है। अगर कोई पेशेंट को डायबिटीज हो, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, किडनी की बीमारी हो, अगर इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो या कैल्शियम मेटाबॉलिक डिजीज या विटामिन डी के रेगुलेशन की प्रॉब्लम हो, ये सारी डिजीज आर्टरीज में कैल्शियम के डिपॉजिट्स को प्रमोट करते हैं। अगर कैल्शियम के डिपॉजिट्स उसमें ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसे ब्लॉकेजेस हार्ड टू क्रैक होते हैं, उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ रही है तो कैल्शियम मॉडिफिकेशन टेक्निक को यूज करना पड़ता है स्टेंटिंग के दौरान। और ऐसे ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम रोटा एब्लेशन या IVL, इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी या कटिंग बैलून, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिसको आप यूज करते हैं। जब इसको आप मॉडिफाई करते हैं तभी स्टेंट आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और कैल्सिफिक आर्टरीज में स्टेंट का आउटकम रिलेटिवली लेस एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन टू नॉन कैल्सिफिक आर्टरीज। देयरफॉर अगर आप इन सारी बीमारियों को, अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, अगर आप अपने किडनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखें, अगर इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स को कंट्रोल में रखें, तो शायद हम कैल्शियम की डिपोजिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, एंजाइना हो रही है या एक्यूट हार्ट अटैक है एंड आप उसमें स्टेंट डिप्लॉय करते हो तो उसमें दोबारा ब्लॉकेज बनती है। उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन तब है जब एक बार आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस बन गए, हार्ट में अटैक आ गया और फिर जब आप उसको दोबारा रोकथाम की जो प्रक्रिया है उसको आप सेकेंडरी प्रिवेंशन के नाम से जानते हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप क्या क्या करना है। तो जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, कुछ रिस्क फैक्टर यू कैन नॉट कंट्रोल, लाइक एजिंग यू कैन नॉट होल्ड ऑन, बीइंग मेल इज अ मोर रिस्कियर दैट यू कैन नॉट होल्ड ऑन। अगर पहले की हिस्ट्री है दैट यू कैन नॉट चेंज, बट व्हाट यू कैन चेंज, आप क्या बदल सकते हैं? अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को, अगर जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप करेंगे तो दोबारा, या डाइटरी प्रिकॉशन लाइक योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें दोबारा ब्लॉकेज बनने में रोकती भी हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे स्मोकिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, समटाइम्स अगर आर्टरीज कैल्सिफिक हो, ऐसे आर्टरीज में स्टेंट अगर लगाया है तो रिकरेंस का चांस रिलेटिवली ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट्स में। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। इसके एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होते हैं, उसमें एक जो है कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं लाइक एजिंग, बीइंग मेल, ये सारी चीजें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, या बीइंग अ पास्ट हिस्ट्री दैट यू कैन नॉट मॉडिफाई। बट अगर बीपी है या शुगर है, स्मोकिंग करते हैं, अगर जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है
जिंदगी में बहुत तनाव है, खान पान में अगर आप प्रिकॉशन नहीं लेते तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लॉकेज हो सकते हैं। बट स्पेशली जो जिम या एक्सरसाइज करते हैं ऐसे लोगों में ब्लॉकेज स्मोकिंग उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, और ऐसे ब्लॉकेज यूजुअली थ्रोम्बोटिक होते हैं। जो ब्लॉकेज ग्रेजुअली बनते हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक या ग्रेजुअली प्रोग्रेशन के साथ बनते हैं। बट जो जिम या जो एक्सरसाइज करते हैं जो लोग, उनमें यूजुअली ऐसे ब्लॉकेज थ्रोम्बोटिक ज्यादा होते हैं, स्मोकिंग की वजह से होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं। तो जिम और एक्सरसाइज करने के अलावे एक होलिस्टिक केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिजीज के कॉजेशन को और ब्लॉकेजेस के प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इस कारण होलिस्टिक केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो समझे आप, एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करना काफी नहीं, आपको सारी खराब आदतें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, अनहेल्दी खाना वगैरह वगैरह। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ओज़ेम्पिक, वीगोवी, मोंजारो, ये नाम आजकल आप खूब सुन रहे होंगे। ये हैं डायबिटीज और वजन घटाने की जादुई दवाएं। दुनिया भर में सेलेब्स इन दवाओं का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से वजन घटा रहे हैं, जैसे टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे, टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स, एक्ट्रेस एमी शूमर वगैरह वगैरह। भारत में भी कई लोगों ने इन दवाओं की मदद से वेट लॉस किया है, बस किसी ने पब्लिकली कबूला नहीं है। ओज़ेम्पिक, वीगोवी और मोंजारो तीनों ही भारत में लॉन्च हो चुकी हैं। वैसे तो ये डायबिटीज की दवाएं हैं, लेकिन ओबेसिटी यानी कि मोटापा घटाने में भी बहुत कारगर है। ये सभी दवाएं GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दवाओं के ग्रुप में आती हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट वो दवाएं हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में काम आती हैं। ये दवाएं GLP-1 नाम के हार्मोन की नकल उतारती हैं। GLP-1 यानी कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 हार्मोन। यह हाजमे से जुड़ा हार्मोन है। इन दवाओं से लोगों का वजन तो कम हुआ, लेकिन एक बड़ी दिक्कत भी देखी गई, शरीर में पोषक तत्वों की कमी। ओबेसिटी पिलर्स नाम का एक जर्नल है, इसमें सितंबर 2025 में एक स्टडी छपी। ये स्टडी 4.5 लाख से ज्यादा लोगों पर की गई। ये सभी लोग GLP-1 दवाएं ले रहे थे। 2017 से 2021 के बीच इनका डेटा इकट्ठा करके स्टडी किया गया। पता चला कि GLP-1 दवाएं लेने वाले करीब 13% मरीजों में 6 महीने के अंदर जरूरी पोषक तत्वों की कमी देखी गई है। वहीं लगभग 22.5% लोग ऐसे थे जिनमें 1 साल के अंदर जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो गई। इनमें जरूरी विटामिन, मिनरल्स, आयरन और प्रोटीन की कमी शामिल है। जब कोई व्यक्ति GLP-1 दवाएं लेता है तो उसकी भूख कम हो जाती है। ओबेसिटी पिलर्स जर्नल में छपी एक और स्टडी के मुताबिक ये दवाएं लेने के बाद लोग रोज का खाना 16 से 40% तक कम कर देते हैं। देखिए, कई लोगों को लगता है कि अगर वो ओज़ेम्पिक या उसके जैसी दूसरी कोई दवा ले रहे हैं तो चाहे जितना भी खा लें वजन नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है GLP-1, जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। ये भूख को कंट्रोल करता है। इसके रिलीज होने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, व्यक्ति कम खाता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। शरीर में नेचुरली बनने वाला GLP-1 खाना खाने के कुछ ही मिनटों बाद तक काम करता है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। पर जब इसी GLP-1 की नकल उतारने वाली दवाएं बनती हैं तो ये लगातार असर करती हैं। इससे शरीर को लगता है जैसे असली GLP-1 हार्मोन रिलीज हो रहा है और भूख नहीं लगती। ऐसा करके ये दवाएं डायबिटीज के मरीजों में दिन भर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखती हैं, खासकर खाने के बाद। वहीं जो मोटापे से परेशान है उनमें ये दिमाग को भूख न लगने का सिग्नल भेजती हैं। इससे व्यक्ति अपने खाने पर कंट्रोल रखता है, ज्यादा नहीं खाता, उसके लिए डाइट करना आसान हो जाता है। नतीजा आसान वेट लॉस। अब खाना भले ही कम हो जाए, लेकिन शरीर को तो जरूरत भर प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स चाहिए ही, ताकि सेल्स, मांसपेशियां और अंग सही से काम कर पाएं। अगर खाने में जरूरी पोषक तत्व नहीं होंगे तो शरीर में पोषण की कमी भी हो सकती है। अगर ऐसा लंबे वक्त तक रहे तो मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, खून की कमी भी हो जाती है, दिमाग और नसों से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि जब लोग GLP-1 दवाएं लेना बंद करते हैं तब उनका वजन फिर बढ़ने लगता है, यानी इन दवाओं का इस्तेमाल लंबे वक्त तक करना पड़ सकता है। इससे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की लगातार कमी बनी रहती है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह है। इसलिए हमने मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट डॉक्टर प्रियमवदा त्यागी से पूछा कि ओबेसिटी और डायबिटीज के जिन मरीजों को GLP-1 दवाएं
दी जा रही हैं उनमें जरूरी पोषक तत्वों की कमी ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? डॉक्टर प्रियंवदा बताती हैं कि जब GLP-1 दवाएं दी जाती हैं तब मरीज की डाइट का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। सिर्फ दवा देना काफी नहीं है, मरीज को प्रोटीन से भरपूर चीजें खाने को कहा जाता है। इससे वजन घटाने के दौरान मांसपेशियां कमजोर नहीं होती, शरीर की ताकत बनी रहती है। साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने को भी कहा जाता है ताकि मसल लॉस ना हो। मरीज की डाइट में रंग बिरंगी सब्जियां और फल ज्यादा होने चाहिए, ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। पालक, मेथी और बथुआ जैसी हरी सब्जियां खास तौर पर फायदेमंद हैं क्योंकि इनमें विटामिन ए और आयरन अच्छी मात्रा में होता है। वहीं कैल्शियम के लिए दूध से बनी चीजें, रागी और मखाने खाने को कहा जाता है। भारत में विटामिन डी की कमी बहुत ही आम है, इसलिए डॉक्टर अक्सर मरीजों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। GLP-1 दवा लेने के बाद किसी मरीज का खाना कितना कम होगा, ये दवा की डोज पर निर्भर करता है। कम डोज से कैलोरीज बहुत ज्यादा नहीं घटती, लेकिन जैसे जैसे डोज बढ़ती है वैसे मरीजों में खाना काफी कम हो जाता है। ऐसे में उन्हें मल्टीविटामिन्स दिए जा सकते हैं। क्योंकि इन दवाओं की वजह से खाना धीरे धीरे हजम होता है, इसलिए कुछ चीज़ों से परहेज करने को कहा जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा फाइबर वाला खाना, क्योंकि इससे पेट ज़्यादा भरा रहता है। जिन चीज़ों से गैस बनती है उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स, तला भुना खाना और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना। मरीजों को खूब पानी पीना है, रोज़ 3 से 3.5 लीटर। साथ में हर 2-3 घंटे में छोटे छोटे मील्स लेने हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सेहत टिप। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, आपने कभी ना कभी इसे खाया ही होगा। ये जितना मीठा होता है उतना फायदेमंद भी। इसमें ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फाइबर की वजह से आपके पेट के लिए भी अच्छा है, इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है। शकरकंद में कैलोरीज और फैट कम होते हैं, यानी जिन्हें वजन घटाना है उनके लिए तो ये सुपर फूड है। शकरकंद में पोटेशियम होता है, इस वजह से ये दिल के लिए भी अच्छा है। लेकिन हर फायदेमंद चीज़ की तरह लोगों ने इसमें भी मिलावट करना शुरू कर दी है। आजकल शकरकंद में रोडामाइन बी नाम की डाई मिलाई जा रही है। इससे शकरकंद का रंग और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, वो दिखने में एकदम फ्रेश और टेस्टी लगते हैं। लेकिन रोडामाइन बी डाई हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस डाई का इस्तेमाल लेदर, पेपर या प्लास्टिक को रंगने में होता है। ये खाने की चीज़ों में डालने के लिए नहीं बनी है। रोडामाइन बी के सेवन से लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है, कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है। लिहाजा खाने में इसके इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। लेकिन ये डाई सस्ती मिलती है, आसानी से मिल भी जाती है, इसलिए मिलावट करने वाले इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बढ़िया तरकीब बताई है, जिससे पता लग जाता है कि शकरकंद में रोडामाइन बी की मिलावट है या नहीं। इसके लिए आपको एक शकरकंद और थोड़ी सी रुई लेनी है। अब इस रुई को पानी या फिर वेजिटेबल ऑयल यानी वनस्पति तेल में भिगोना है। फिर शकरकंद की बाहरी सतह पर ये रुई रगड़ दीजिए। अगर रोडामाइन बी की मिलावट हुई होगी तो शकरकंद से रंग छूटने लगेगा, अगर नहीं होगी तो कोई रंग नहीं छूटेगा। आप शकरकंद को पानी में भिगोकर या रगड़कर भी देख सकते हैं। अगर पानी का रंग बदले या फिर रगड़ने पर शकरकंद का रंग बदल जाए तो समझ जाइए ये शकरकंद मिलावटी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।